हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक भारत के बेटे का दूसरा और अंतिम भाग। गुलेल निकालकर रहीम ने उसके उसमें एक कंचा फिट किया, फिर पहरेदार सैनिक पर निशाना साधने लगा। वाह, गुलेल साथ लाकर तुमने वास्तव में अकलमंदी का काम किया है रहीम। अगले ही पल आ पहरेदार के धरती पर लुढ़कते ही राम रहीम दौड़कर वहां पहुंच गए और गनों के कुंदे से मशीनों और जनरेटर को तोड़ने फोड़ने लगे। का खड़ा अचानक ही जब बिजली गुल हुई, कहीं पावर स्टेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? जाओ देखो, कोई खराबी आई हो तो जल्दी मैकेनिक से ठीक कराओ। ओके कॉमरेड। उधर राम रहीम पावर स्टेशन को पूरी तरह नष्ट करने के पश्चात अंधकार का लाभ उठाते हुए तेजी से एक तरफ बढ़े जा रहे थे कि सहसा खट खट खट। सावधान रहीम, कुछ लोग इसी ओर आ रहे हैं। हाँ चलो उस कोठरी में तुपके। और दोनों लपक कर उस कोठरी के भीतर पहुंच गए। शीघ्र ही कुछ सैनिकों के साय उनके सामने से होकर आगे निकलते चले गए। मेरे विचार से वे पावर स्टेशन को ही चेक करने गए हैं। मेरा भी यही विचार है, लेकिन हमें समय नष्ट ना करके डैडी को खोजना चाहिए। ठीक है चलो। इधर जब वे सैनिक अपने पावर स्टेशन के निकट पहुंचे, अरे जनरेटर आदि तो सब टूटे फूटे पड़े हैं। ओह, आए, ये देखो, पहरेदार भी बेहोश पड़ा है। जिंदा है लेकिन कौन कर सकता है ये सब? कहीं ये काम उन दोनों कैदी छोकरों का तो नहीं? परंतु वे दोनों तो कोठरी नंबर 5 में बंद है और उन पर दो व्यक्ति निगरानी भी रखे हुए। फिर भी पहले हमें चेक करना चाहिए, बाकी फिर सोचेंगे। ठीक है चलो। शीघ्र ही। गजब, पहरेदार नहीं है और कोठरी का द्वार खुला हुआ है। भीतर देखो, वह देखो। ओ, वे सोए हुए मालूम पड़ते हैं। चादर हटाकर देखो। और जैसे ही एक ने आगे बढ़कर दोनों के ऊपर से चादर हटाई, अरे ये तो वही दोनों पहरेदार हैं जिन्हें उन हिंदुस्तानी छोकरों की पहरेदारी पर नियुक्त किया गया था। अब साफ हो गया कि यह सब किया धरा उन्हीं शैतान छोकरों का है। वे किसी प्रकार इन्हें अपना शिकार बना यहाँ से निकल भागे हैं। सुनो, तुम तुरंत जाकर कॉमरेड को सारी स्थिति से अवगत कराओ और तुम खतरे का सायरन बजा दो। ओके, बहुत अच्छा। कहने के साथ ही दोनों पलटकर तेजी के साथ बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद बाकी भी कोठरी से निकलकर एक तरफ दौड़े। ध्यान रहे, उन छोकरों को जिंदा ही पकड़ने की कोशिश करनी है, वरना कॉमरेड की सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? शीघ्र ही खतरे का सायरन बज उठा। पी 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 पी। ओह, लगता है हमारे भागने की खबर उन्हें लग चुकी है। उधर खतरे का सायरन बजते ही पूरे अड्डे में खलबली सी मच गई। कोई खतरा मालूम पड़ता है, अपने हथियार संभाल लो जल्दी। इधर अब क्या करें भैया? पता नहीं अंकल कहाँ होंगे। कहीं हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा रहीम। डैडी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ के किसी आदमी को काबू में करना चाहिए। लेकिन अभी रहीम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक तरफ से दौड़ते कदमों की आहट सुनकर खामोश हो गया। खट खट खट। वे इधर ही आ रहा है। किसी एक को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति अनुसार। आओ आड़ में चलते हैं। ठीक है। उधर खतरे के सायरन के बजने के साथ साथ जब कॉमरेड तुंग को राम रहीम की कोठरी से भाग निकलने की खबर लगी, हरामजादों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उन्हें हर कीमत पर जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, वरना एक एक को जल्दी भट्टी में भुनवा दूंगा। जब सभी सैनिक कमरे से बाहर निकल गए, कमबख्त यहाँ भी अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, वे अपने बाप का अवश्य पहुंचने की चेष्टा करेंगे। अब वही पहुंचकर मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इधर राम रहीम के उसार तक पहुंचने से पूर्व भी उस तरफ आते सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ गई। वे रहे, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। अब सोचने समझने का कोई मौका ना था। दोनों बिजली की सी फुर्ती के साथ पलटे और तड़ 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 रट रट रट, आई उफ, एक भी जिंदा ना बचे रहीम। और जब दोनों ने फायरिंग बंद कर दी, ये सब तो निपट गए, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर अन्य सैनिक भी यहाँ पहुंचते ही होंगे। उस तरफ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। राम रहीम को विचार ठीक ही था। फायरिंग की आवाज ने उन्हें तलाश करते कुछ सैनिकों को भी चौंका दिया था। ओह, फायरिंग की आवाज बारूद खाने की ओर से आई है। शायद वे छोकरी उसी तरफ है। चलो जल्दी। इधर राम रहीम तेजी के साथ एक दूसरे गलियारे में बड़े चले जा रहे थे कि तभी एक बार फिर वे एक तरफ से आते भारी कदमों की आवाज सुनकर चौंक उठे। खट खट खट। ओह, फिर कुछ सैनिक इसी ओर आ रहे मालूम पड़ते हैं। राम भैया, वह देखो, शायद कोई बहुत बड़ी कोठरी है। क्यों ना वहीं से इनसे मोर्चा लिया जाए। हाँ, इसके सिवाय फिलहाल कोई चारा नहीं है। चलो। और दोनों शीघ्रता से उस कोठरी के भीतर प्रविष्ट हो गए। शुक्र है यहाँ भी कोई नहीं है। खट खट खट। शायद यहाँ के पहरेदार भी हमें ढूंढने में कहीं जुटे होंगे, लेकिन आप खामोश रहो। वे निकट आ पहुंचे। जूतों की आवाजें ठीक उस कोठरी के सामने आकर रुक गईं। राम और रहीम ने अपनी सांसें तक रोक लीं। तभी एक भारी आवाज उनके कानों में पड़ी। तुम लोग उस तरफ देखो और तुम उस तरफ, मैं इधर देखता हूँ। तुरंत ही कुछ कदमों की आहट दूर होती चली गई। लगता है सभी यहाँ से हट गए हैं। आओ बाहर निकले। ठहरो, मेरे विचार से एक अभी बाहर है, थोड़ा इंतजार करो। राम ने तुरंत रहीम को पीछे की ओर खींचते हुए कहा था, परंतु यही गड़बड़ हुई। राम ने रहीम को जैसे ही पीछे की ओर खींचा, रहीम किसी वस्तु से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। खड़खड़ा, उफ।
तुरंत बाहर से आवाज आई, कौन कौन है भीतर? हो गई गड़बड़, जल्दी उठो रहीम। लेकिन इससे पहले कि रहीम उठकर खड़ा हो पाता, बाहर खड़े सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। ओह, तो तुम दोनों यहाँ छुपे हो? परंतु इससे पहले कि वह सैनिक अपनी गन का इस्तेमाल कर पाता, राम ने बिजली की सी तेजी के साथ उसके ऊपर छलांग लगा दी। धाक! उफ! वो मारा, शाबाश! सैनिक उछलकर वहां रखी लकड़ियों की पेटियों पर जा गिरा। फिर इससे पहले कि वह संभल पाता, खबरदार, अब हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना वरना भारत के बेटे दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं खाएंगे। बेचारा सैनिक भय से थूक सटकने लगा। घबराओ नहीं, अगर तुम हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तैयार हूँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कर्नल राघव को कहाँ रखा गया है और यहाँ का बारूद खाना कहाँ पर बनाया गया है? तो बारूद खाना यही है, और कर्नल को यहाँ से 2 गलियारे छोड़कर 13 नंबर टॉर्चल वाली कोठरी में रखा गया है। गुड। रहीम, जरा इन पेटियों को खोलो, शायद अपने मतलब का बारूद मिल जाए। अभी लो भैया। आनन फानन ने रहीम ने कई पेटियां खोल डाली। अंतिम 2 पेटियां खोलते ही वो प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, हैंड ग्रेनेड और टाइम बम। तब तो बन गया काम। 10-12 टाइम बम और कुछ हैंड ग्रेनेड निकाल लो। टाइम बमों में आधे घंटे का समय सेट कर दो, ताकि बस बस, तुम्हारी योजना में समझ गया भैया। गुड, तो शुरू हो जाओ। उधर कॉमरेड तुंग कर्नल राघव के सामने खड़ा गुर्रा रहा था। वे दोनों छोकरे कोठरी से निकल भागे हैं कर्नल, परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ देर बाद ही वे यहाँ होंगे, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि इस भट्टी के ऊपर छत से उल्टे लटके हुए। परंतु मुझे विश्वास है कि तुम उस समय तक दम तोड़ चुके होगे, कमीने, खामोश बेवकूफ इंसान। परंतु इससे पहले कि तुम अपना वाक्य पूरा कर पाता, बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। ओह, ये धमाका कैसा? खड़े क्यों सुअरो, जाकर देखो। हड़बड़ाते सैनिक बाहर निकले, परंतु इससे पहले कि वे धमाके का कारण जान पाते, एक तरफ से गोलियों की बौछार आई। तर 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 तर, आई, उफ, आ! गोलियों के बौछार करने वाले राम रहीम ही थे। नहीं, मुझे मत मत मारो। सब खत्म हो गए, केवल यही हमारा कैदी बचा है। मेरे विचार से हमें इसे भी तुरंत खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी ये अपना काम पूरा कर चुका है। परंतु तब तक राम के हाथ हरकत में आ चुके थे। खटाक! आह! राम के एक ही वार से वह सैनिक बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। रहीम, मैं पहले भीतर घुसता हूं, तुम मेरे पीछे आना। ठीक है, लेकिन सावधान रहना भैया। राम भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर वह कांप उठा। आओ आओ बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डैडी! अगले ही पल राम किसी घायल सिंह के समान दहाड़ उठा। कमीने, शैतान, तुरंत मेरे डैडी को खोल दे, वरना मैं तेरे जिस्म छलनी छलनी कर दूंगा। जरूर जरूर, बांगली, कर दो आजाद इसके बाप को। हम किसी और से उन गुप्त फौजी अड्डों का राज मालूम कर लेंगे। ओके कॉमरेड। कहने के साथ ही बांगली ने उस रस्सी का निशाना लिया जिससे कर्नल राघव लटके थे, और धाए धाए, नहीं! गोलियां रस्सी से टकराई और रस्सी कट गई। कर्नल राघव जल्दी भट्टी में गिरने लगे। उफ! परंतु इससे पूर्व ही कर्नल राघव धधकती भट्टी में गिरकर राख हो पाते, राम ने अपने स्थान से एक लंबी उछाल भरी और अपने डैडी को लिए भट्टी के दूसरी ओर फर्श पर जा गिरा। फायर! भून डालो दोनों को! परंतु इससे पहले कि बांगली कर्नल राघव और राम पर फायर कर पाता, रहीम साक्षात यमदूत के समान भीतर दाखिल हुआ। तर 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 तर, आई आए! पलक झपकने के साथ ही तुंग और बांगली की जीवन लीला समाप्त हो गई। भैया, अब देर ना करो, अंकल के हाथ पैर खोलो और निकल चलो यहाँ से। यदि और सैनिक आगे यहाँ आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। वाह मेरे बहादुर बच्चों, शाबाश रहीम, बिल्कुल ठीक मौके पर आए। अभी लो। राम ने झटपट कर्नल राघव के बंधन खोले। चलिए डैडी, अब यहाँ से निकल चलें, हमें जल्द से जल्द इस अड्डे से बाहर पहुंचना है। नहीं बेटे, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं एक फौजी हूँ, दुश्मनों को समाप्त किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। दुश्मनों और इस अड्डे की चिंता आप छोड़ दें डैडी, इन सब का प्रबंध हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ अंकल, हमने इनके पूरे अड्डे में शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिए हैं, जो अब से ठीक 20 मिनट बाद फटेंगे। ओह, ये बात है, तब चलो। फिर तीनों उस कमरे से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े जहां ऊपर जाने और नीचे आने की सीढ़ियों वाला गुप्त मार्ग था। मार्ग में उन्हें दुश्मनों ने रोकने की भरसक कोशिश की। दे रहे, मार डालो उन्हें! लेकिन उनकी गनों से निकली गोलियों ने तर तर तर, आई हाय, और हाथों से छूटे दस्ती बमों ने उन्हें लाशों के ढेर में बदल धूम धा उफ उनका मार्ग साफ कर दिया, और कुछ ही देर बाद वे गुप्त सीढ़ियों तक पहुंचने में सफल हो गए। जल्दी चढ़ो, बम फटने में अब केवल 10 मिनट शेष हैं। शीघ्र ही। वैसे उतरने का समय नहीं, मेरे विचार से मैं पानी में कूद जाना चाहिए। ठीक कहते हो बेटे, चलो कूद जाओ। और अगले ही पल पानी की सतह पर पहुंचने के बाद, डैडी, आप और रहीम स्टीमर पर पहुंचिए, मैं चट्टान से जंजीर हटाता हूँ। जल्दी, केवल 3 मिनट ही शेष रह गए हैं, उसके बाद ये पहाड़ ज्वालामुखी पर्वत के समान फट जाएगा। कर्नल राघव और रहीम स्टीमर पर पहुंच गए और राम जल्दी से स्टीमर से बंधी जंजीर को
चट्टान से अलग करने लगा। फिर जैसे ही राम चट्टान से जंजीर खोल स्टीमर में पहुंचा, रहीम ने इंजन स्टार्ट कर उसे तीव्र गति से पहाड़ की विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। लेकिन अभी स्टीमर उस पहाड़ से कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी आखिर हमारे तिरंगे के दुश्मनों की कब्रोनी के खूनी स्टेशन में बन गई। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बहादुर बच्चों। तभी उन्हें चारों तरफ से नेवी के बड़े बड़े जहाज आते दिखाई दिए। ओह, ये तो हमारे देश के लड़ाकू जहाज है और शायद पहाड़ की ओर ही जा रहे हैं। कहीं इन्हें भी चीनी अड्डे के बारे में पता तो नहीं चल गया? हो सकता है, लेकिन उन्होंने उन जहाजों से संपर्क करने की कोई चेष्टा नहीं की और निरंतर तट की ओर बढ़ते रहे। परंतु तट पर पहुंचते ही चीफ मुखर्जी व अन्य उच्चाधिकारियों को अपने स्वागत में खड़े देख उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह मिस्टर मुखर्जी, अरे अंकल, आओ मेरे बहादुर बच्चों, पूरे देश की ओर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। और चीफ मुखर्जी ने आगे बढ़कर राम रहीम को गले से लगा लिया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है मेरे बच्चों। सच, तुम जैसे भारत के बेटों के रहते हमारे पवित्र तिरंगे पर कभी आंच नहीं आ सकती। सारी आप बीती सुनाने के बाद राम बोला, परंतु अंकल आप यहाँ कैसे आ पहुंचे? हाँ अंकल, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जरूर चीफ मुखर्जी के डिपार्टमेंट से इनका कोई गहरा संबंध है, जिसे ये शैतान लड़के मुझसे भी छुपाए हुए हैं। मुझे भीमा से ही दुश्मनों के इस अड्डे के बारे में मालूम हुआ था, परंतु हमने तो दुश्मनों के मुख से सुना था कि उसने कुछ उगलवाने से पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी। यह खबर हमने ही दुश्मनों को धोखे में डालने के लिए उड़ाई थी, ताकि वे निश्चिंत हो जाएं और हम उन्हें उनके अड्डे पर धर दबाएं। लेकिन तुम लोगों के कारण ऐसी नौबत ही नहीं आ पाई। वाह अंकल, आप तो वास्तव में हमसे भी ज्यादा चालाक निकले हो। रहीम ने कहा और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। और एक बार फिर अगले दिन के समाचार पत्र राम रहीम की प्रशंसा से भरे पड़े थे। आज की ताजा खबर, भारत के बेटों ने तिरंगों की राज लखरी। भारत के बेटों ने दुश्मन के एक भयानक अड्डे को नेस्तो नाबूद कर दिया। पढ़िए आज की ताजा खबर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स राम रहीम और अंतरिक्ष मानव में। तब तक के लिए धन्यवाद।